हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम कर रहे हैं 10 डेज क्विक रीजन कोर्स सीरीज़ का डे 3, दैट इज़ यूनिट 3। तो यूनिट 3 में जो है आपके टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट फर्स्ट आज हम कवर करेंगे एंड पार्ट सेकंड जो है हम कल कवर करेंगे। ओके, सो आज हम करेंगे यूनिट 3 का पार्ट फर्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क एलिमेंट्स। ओके, सो नेटवर्क एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, जो आपका जो सर्किट थ्योरी जो है उसमें जो कंसिस्ट होते हैं सर्किट्स होते हैं, उसमें जो हमारे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये जितने भी जो होते हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को हम नेटवर्क एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, सो अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें हमारे एलिमेंट्स का, तो ये जो होते हैं वैसे तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज़ लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, सेकंड इज़ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, थर्ड इज़ यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स, एंड फोर्थ इज़ टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, एंड जो फिफ्थ वन है वो होता है लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ओके, सो अगर हम लीनियर एंड नॉन लीनियर की बात करें तो लीनियर जो होगा, लीनियर नेटवर्क एलिमेंट कौन सा होगा का जो भी एलिमेंट कोई एलिमेंट जो है वो अपनी वोल्टेज एंड जो करंट के बीच में करंट के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप शो करेगा तो उसको लीनियर नेटवर्क एलिमेंट बोलेंगे। अगर नॉन लीनियर रिलेशन शो करेगा तो उसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे। ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव अगर हम देखें एलिमेंट्स जो होंगे, तो एक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे, जो वो एलिमेंट जो पावर को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, सो वो एक्टिव हो जाएंगे, एंड जो पैसिव होंगे वो जो कि सिर्फ रिसीव करने की एबिलिटी रखते हैं, डिलीवर करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, वो पैसिव हो जाएंगे। ओके, सो एक्टिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, ओप एम्प हो जाएगा। ओके, ट्रांजिस्टर्स हो जाएंगे। ओके, एंड पैसिव का रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स हो जाएंगे। ओके, थर्ड इज़ यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल नेटवर्क एलिमेंट्स। तो यूनिलैटरल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो वो एलिमेंट जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करेंगे तो यूनिलैटरल हो जाएंगे, एंड जो डिपेंड नहीं करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे वो बाइलैटरल हो जाएंगे। ओके, तो बाइलैटरल होंगे जो जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यूनिलैटरल होंगे डायोड। ओके, डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स ये सब हो जाएंगे। एंड फोर्थ इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो टाइम के साथ वेरी करेंगे, एंड टाइम इनवेरिएंट कौन से होंगे, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। ओके, एंड जो फिफ्थ वन मैंने आपको बताया था वो क्या था, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो लम्प्ड जो होंगे वो कौन से होते हैं, जिनको हम फिजिकली शो कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में। ओके, सो वो होंगे जैसे रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, ये हो जाएंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जो हम उनको फिजिकली नहीं शो कर पाएंगे। ओके, तो जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारे होते हैं वो रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर हम ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट करते हैं, बट हम उसमें फिजिकली शो नहीं कर पाते हैं उनको। ओके, सो अगर हम इनकी शॉर्टकट, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, हमारे क्वेश्चन के जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, कोई फिगर हमें दे दिया जाए कुछ इस तरीके से। ओके, सो वो हमें पूछे कि ये जो है कौन सा एलिमेंट है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, यूनिलैटरल है या फिर बाइलैटरल है, टाइम वेरिएंट है या फिर टाइम इनवेरिएंट है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे। ओके, तो मैंने इनके शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको मेंशन कर रखे हैं। तो क्या होगा कि अगर वी आई करेक्टरिस्टिक जो होगा ओनली वन इक्वेशन को फॉलो करेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास जो कि ओरिजिन को पास करेगी हर टाइम के लिए। ओके, सो वो होगा हमारा लीनियर, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगा आपका। ओके, सेकेंड इज़ एक्टिव एंड पैसिव अगर होगा तो कोई भी जो ग्राफ होगा अगर वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो होगा पैसिव, अगर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक्टिव। सी हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अगर फर्स्ट एंड थर्ड में है तो पैसिव। सी अगर हम इस फिगर की बात कर रहे हैं तो ये पैसिव है, और अगर सेकंड एंड फोर्थ में होगा कुछ इस तरीके से होगा तो वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, थर्ड इज यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल होंगे, तो ये शो करेगा कि ये जो होंगे सेम इम्पिडेंस जो होंगे वो ऑफर करेंगे। तो सेम इम्पिडेंस से हमारा इसका क्या मतलब होता है, इम्पिडेंस हम किससे शो करते हैं, V अपॉन I से। तो सेम इम्पिडेंस होगा, मतलब जैसे कि अगर हम इसका इम्पिडेंस निकालें, VI रिलेशनशिप है हमारी, तो V अपॉन I, और इसका हम निकालेंगे तो ये सेम इम्पिडेंस अगर शो कर रहे हैं तो ये यूनिलैटरल है, अदरवाइज ये बाइलैटरल होंगे। ओके, सो
एंड नेक्स्ट वन इज़ टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। सो अगर वी आई करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं टाइम के साथ तो टाइम वेरिएंट है, अदरवाइज ये टाइम इनवेरिएंट होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ वोल्टेज डिवाइड रूल एंड करंट डिवाइड रूल। सो ये जो है वो आपसे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूलेज जो हैं वो आपके यूज़ में आ सकते हैं। ओके, सो आप ये जो है फॉर्मूलेज आप याद रखिएगा। रेजिस्टेंस के लिए हमारा ये हो जाएगा, इंडक्टेंस के लिए हमारा ये हो जाएगा, एंड कैपेसिटेंस के लिए हमारा ये हो जाएगा। सी, मैं रेजिस्टेंस के लिए आपको एक एग्जांपल देख के दिखाती हूँ इसमें आपको समझाने के लिए। सो सी, हमारे पास दो रेजिस्टेंस हमारे, दैट इज़ R1 एंड R2। ओके, एंड एक वोल्टेज हमें गिवन है दैट इज़ Vs। ओके, एंड हमें हमें R1 जो है रेजिस्टेंस है उसकी वोल्टेज हमें V1 हम सपोज़ करेंगे एंड इसके हम V2 सपोज़ करेंगे। ओके, सो हमें अगर V1 फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम इसको वोल्टेज डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं। और अब हम वोल्टेज डिवाइड रूल से करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू जो हमारी वोल्टेज गिवन होगी Vs जो हमारी वोल्टेज गिवन होगी V1 इज इक्वल टू Vs, एंड जिसका हमें रेजिस्टेंस, जिससे भी रेजिस्टेंस की हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है वो रेजिस्टेंस अपॉन में R1 प्लस R2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, सो ये हमारा वोल्टेज डिवाइड होगा। सेम हम इंडक्टेंस के साथ फॉलो करेंगे, एंड कैपेसिटेंस के साथ हम क्या करेंगे कि जो जिसकी हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है हम उसका अदर कैपेसिटेंस होगा वो हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ करंट डिवाइड रूल। सेम होगा, सेम फॉर्मूलेज होंगे, बट इसमें क्या होगा कि जो अदर जो रेजिस्टेंस होगा जिसकी हमें फाइंड नहीं करनी होगी हम वो लेंगे इसके मल्टीप्लाई में, गिवन करंट के मल्टीप्लाई में, एंड कैपेसिटेंस में हम जिसकी हमें फाइंड आउट करनी होगी करंट उसका कैपेसिटेंस हम इसके साथ मल्टीप्लाई में लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो भी आपका न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकते हैं। तो अगर हम वोल्टेज टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, अगर हमें एक वोल्टेज गिवन है एंड एक रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में गिवन है तो हम इसको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम एक करंट सोर्स लगाएंगे एंड एक रेजिस्टेंस लगाएंगे करंट सोर्स के पैरेलल में। ओके, एंड आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, V अपॉन R। ओके, एंड रेजिस्टेंस जो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन होगा। ओके, सिमिलरली अगर हमें करंट टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें अगर I जो होगा सी, यहाँ पे मैंने जो है वो डायग्राम कुछ गलत बना दिया है, तो I के साथ जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलली होगा, एंड हमें करंट टू सोर्स बनाना है तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज होगा एंड रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज़ में आ जाएगा, एंड वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, V इज इक्वल टू IR। ओके, एंड हेयर रेजिस्टेंस इज द सेम एज द गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार टू डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसमिशन। ओके, सो सी, ये जो है जैसे कि वोल्टेज डिवाइड रूल या करंट डिवाइड रूल हो गया या फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार होंगे, और नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस जो होंगे, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं तो उसमें आप इनको यूज़ करके आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो सी हमें एक स्टार गिवन हो अगर तो अगर हमें उसे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, सिमिलरली कैसे होगा, सी अगर हमें एक स्टार गिवन है, ओके, सी हमें एक स्टार गिवन है एंड हम इसे डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे इसको डेल्टा में कन्वर्ट, कुछ इस तरीके से हम इसको डेल्टा में, तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे एंड इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये जो है हम वैल्यूज़ R1 R2 R3 हमें गिवन होंगी, दैट इज स्टार हमें गिवन होगा, एंड हम यहाँ पे RA RB एंड RC लेंगे, जो कि हमें RA RB एंड RC जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा, मतलब हमें स्टार टू डेल्टा कनेक्शन जो होगा वो फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे RA जो होगा, सी हमें यहाँ पे
अगर हमारे पास स्टार गिवन है जेड ए जेड बी, हमने यहाँ पे जेड ए जेड बी जेड सी लिया है, एंड जो डेल्टा है उसको हमने जेड वन जेड टू जेड थ्री लिया है। तो सी हमें जेड वन, अगर हमें जेड वन फाइंड आउट करना है तो हमें जेड बी एंड जेड सी की वैल्यू पता होगी। तो हम कैसे करेंगे, हमें जेड ए जेड बी जेड सी की वैल्यू, हमें तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए अपॉन में जो हमारे जेड वन के सामने वाला होगा ना, वो रेजिस्टेंस इसके अपॉन में आ जाएगा, दैट इज जेड। ओके, तो सिमिलरली अगर हमें जेड टू फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे, सिमिलरली हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए अपॉन में जो जेड टू के सामने वाला होगा जेड में। ओके, सिमिलरली अगर हमें जेड थ्री फाइंड आउट करना होगा तो जेड ए जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए अपॉन में तो जेड थ्री के सामने वाला दैट इज़ जेड सी हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने हैं, तो याद करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, सिमिलरली अगर हमें डेल्टा टू स्टार ट्रांसमिशन फाइंड आउट करना है, हमें डेल्टा गिवन है, दैट इज़ हमें इस तरीके से कुछ गिवन है एंड हमें स्टार फाइंड आउट करना है। तो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा जेड ए इज इक्वल टू जेड ए से जो इसके आसपास जो रजिस्टर्स होंगे वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, जेड टू जेड थ्री अपॉन में इन तीनों का एडिशन, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। ओके, सिमिलरली अगर हमें जेड बी फाइंड आउट करना है तो जेड बी के आसपास क्या हो जाएंगे, जेड वन जेड थ्री अपॉन में जेड वन जेड प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, एंड जेड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जेड वन इंटू में जेड टू अपॉन में जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट इज़ नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस जो है वो भी आपके न्यूमेरिकल्स के लिए के काम आता है। तो व्हाट इज़ द नोडल एनालिसिस, हम इससे क्या करते हैं, हम इससे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के किसी भी ब्रांच का रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसके थ्रू। ओके, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, हम किस तरीके से इस नोडल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसके स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किसी भी नोड को एज ए रेफरेंस नोड लेंगे हम। यूजुअली हम एक ग्राउंड को रेफरेंस नोड लेते हैं। ओके, बाकी जो अदर नोड्स होंगे उनको हम एज ए V1 V2 एंड V3 असाइन करेंगे, एंड देन हम उस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, एंड उसके बाद हम जो KCL से जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एंड हमारा रिजल्ट जो होगा वो हम गेट करेंगे। ओके, तो KCL क्या होता है आपको पता ही है, KCL क्या होगा कि किसी भी अगर ब्रांच से, किसी भी नोड से अगर जो करंट, जितनी भी करंट्स जो होंगी वो आपकी फ़्लो हो रही हैं तो उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा उनका इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो करंट्स होंगी उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल नोडल एनालिसिस को अगर हम एग्जांपल से समझें तो हमारे पास जैसे ये कुछ इस तरीके से गिवन है, तो हमारे पास एक वोल्टेज यहाँ गिवन होगी एंड एक वोल्टेज हमारे पास यहाँ गिवन होगा। ओके, सो V1 एंड V2 हमें यहाँ गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, एक नोड लेंगे और यूजुअली हम क्या करते हैं कि ग्राउंड को एज ए रेफरेंस नोड लेते हैं। तो ग्राउंड हमारा हम कुछ यहाँ पे मानेंगे, तो एज ए रेफरेंस हमने ये जो नोड है हमने एज ए रेफरेंस ले लिया। ओके, सो इसकी वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, 5 ओम 4 ओम एंड 3 ओम फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो V1 एंड V2 की वैल्यू भी हमें गिवन है। सो हम लेट करेंगे कि सपोज करेंगे हम V1 की वैल्यू हमें 10 ओम गिवन है एंड V2 की वैल्यू हमें 20 ओम। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो 20 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज में होगा जो वोल्टेज की वैल्यू। ओके, सो सी हमें यहाँ पे हमने एक नोड ले लिया और इसको हमने V का असाइन कर दिया। ओके, सो अब हम इस पर KCL लगाएंगे, तो KCL हम जैसे लगाएंगे I1, इस करंट को I1 मान लेंगे, इस करंट को हम I2 मान लेंगे एंड इसको हम I3 मान लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे KCL लगाएंगे तो उसका एल्जेब्रिक सम होगा, जितने भी करंट होंगे उनका 0 जाएगा, दैट इज़ I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होंगी वो सारी आउट निकल रही हैं इससे, आउट गोइंग है इस नोड से, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होंगी वो 0 हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I की वैल्यू क्या होती है V/R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V माइनस 10/5 प्लस I2 की वैल्यू V/4 हो जाएगा। ओके, एंड I3 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी V
मैंने आपको जो बताया था, तो यहाँ पे हमारे पास I1 की वैल्यू जो थी वो V माइनस 10/5 आई थी, प्लस I2 की वैल्यू V/4 हो जाएगी। एंड जो सेम सर्किट से जो मैंने आपको बाद में पहले बताया था वो हो जाएगा V माइनस 20, दैट इज़ 20 वोल्टेज था, अपॉन में 5 या 4 जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन फिर हम इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे एंड जो V की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस को हम कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस जो आपका होगा तो वो क्या करता है कि हम मैश इक्वेशंस बना के उस सर्किट में हम नंबर ऑफ़ मैश फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर हम उसको KVL से सोल्व करेंगे। ओके, तो KVL उसको हम नोडल एनालिसिस को हम KCL से सोल्व करेंगे एंड मैश एनालिसिस को हम KVL से शो करेंगे। सो जो इसको मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस को मैंने ब्रीफ में हमारे नोट्स में जो है वो मैंने अच्छे से समझा सके, तो आप उसके लिए हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम इज सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, सो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन लीनियर नेटवर्क विद सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली the response in a particular branch in the algebraic sum of the individual response calculated by treating one independent source at a time। तो सी सुपरपोजिशन थ्योरम होगा वो ओनली सिर्फ और सिर्फ लीनियर नेटवर्क्स के लिए यूज़ में होगा। ओके, इसमें अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स जो हैं काफ़ी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि एक टाइम पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स को लेंगे एंड देन फिर हम उसको सोल्व करेंगे। एंड अगर हम सारे इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे तो जितने भी हमारे इक्वेशंस आएंगी उन सबको हम अलजेब्रिक सम जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। सी, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स एक्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, हमारे सर्किट में, तो हम क्या करेंगे एक टाइम पे एक ही सोर्स को एक्ट करवाएंगे। ओके, एंड देन फिर हम उसको सोल्व करेंगे एंड सिमिलरली हम उसको दूसरे सोर्स को एक्ट करवाएंगे। ओके, एंड देन फिर हम तीसरे को इस तरीके से हम सोल्व करेंगे एंड फिर अगेन लास्ट में हम क्या करेंगे उन सबका सम कर देंगे। ओके, और सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, और अगर करंट सोर्स हैं तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस जो है वो आपके एज इट इज़ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एक टाइम पे एक को एक्ट करवाते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट इज थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इम्पीडेंस। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट वोल्टेज सीन अक्रॉस द टर्मिनल्स, impedance equals to total impedance open circuit with replacing all the sources by their internal impedance। सो थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क जो होगा हमारे पास V1 होगा लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, उसमें क्या होगा जितने भी एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स होंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स और उसके एक सीरीज़ में एक इम्पीडेंस से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, अगर हमारे पास जितने भी एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट दे रखे होंगे थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम उसको एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज it is said the value of voltage source is equals to open circuit voltage seen across the terminals। ओके, तो वैल्यू जो होगी वोल्टेज सोर्स की वो किसके इक्वल होगी, जो हमारा जो सर्किट होगा उसमें हम जो जिस टर्मिनल्स के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कोई वोल्टेज या करंट, तो उस टर्मिनल्स के थ्रू हम क्या ओपन सर्किट करके हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड इम्पीडेंस की वैल्यू हम कैसे करेंगे, जो टोटल इम्पीडेंस होगा सर्किट का वो हम इम्पीडेंस के इक्वल करेंगे। ओके, विद रिप्लेसिंग ऑल द सोर्सेज बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड जो करंट सोर्स हैं उनको ओपन सर्किट करके हम सिर्फ और सिर्फ इम्पीडेंस की टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सी, अगर हम कैलकुलेशन देखें हमारे RTH एंड VTH की, तो क्या होगा RTH के लिए क्या करेंगे हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिप्लेस करेंगे विद देयर इंटरनल इम्पीडेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि वोल्टेज जो है वो शॉर्ट सर्किट से एंड करंट जो है वो ओपन सर्किट से
रिप्लेस हो जाएगा। अगर उस सर्किट में अगर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, जिस टर्मिनल के थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, अप्लाई टेस्ट करंट, एक टेस्ट करंट अप्लाई करेंगे एंड उसके अक्रॉस ए ओपन सर्किट टर्मिनल ऑफ 1 एम्पियर, फाइंड आउट वोल्टेज वी टेस्ट अक्रॉस इट। सी, हम उसके एक टेस्ट करंट जो होगी वो अप्लाई कर देंगे एंड वी टेस्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एंड वी टेस्ट जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास RTH के इक्वल होगा। ओके, सो VTH के लिए मैंने आपको बताया था कि हम KCL KVL से VTH को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट इज नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम है उसको हम एक सोर्स एज ए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं हमारे थेवेनियंस थ्योरम का। ओके, तो नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है इट ऑल्सो नोन एज द ड्यूअल ऑफ थेवेनियंस थ्योरम, because in Norton's theorem we find short circuit current which is the dual of open circuit voltage, but we find in Thevenin's theorem। तो Norton's theorem को हम dual of Thevenin's theorem भी बोल सकते हैं क्योंकि Norton's theorem में हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करते हैं एंड Thevenin's में हम ओपन सर्किट करंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। सो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होगी वो सिर्फ और सिर्फ कब अप्लीकेबल होगी, जब लोड जो होगा वो वेरिएबल होगा। ओके, अगर लोड वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, चूज़ द मिनिमम इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स विच गिव्स मैक्सिमम करंट थ्रू द फिक्स्ड लोड। तो अगर हमारे पास लोड जो होगा वो वेरिएबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि एक सोर्स के मिनिमम इंटरनल इम्पीडेंस को फाइंड आउट करेंगे जो कि हमें मैक्सिमम करंट देगा थ्रू द फिक्स्ड लोड। ओके, ये कब अप्लाई होगा, सिर्फ जब लीनियर होगा नेटवर्क and apply for maximum power transfer theorem applied for both active and passive network and divide the network into, we can divide the network into 3 categories। okay, so अगर हम इसके केस देखें तो हम अगर केस देखें, अगर हमारे पास ZTH एंड ZL प्योरली रजिस्टिव है तो ZL जो होगा वो RL के इक्वल हो जाएगा एंड ZTH जो होगा वो RTH के इक्वल हो जाएगा एंड पावर जो होगी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी VTH² अपॉन 4 RTH। ओके, तो ये केस आप रीड कर लीजिएगा। ओके, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 6 केस हैं तो उन 6 केस को आप रीड कर लीजिएगा और ब्रीफली मैंने आपको इसको अपने नोट्स में इसको समझा रखा है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेटवर्क ग्राफ। ओके, सो नेटवर्क ग्राफ आपका क्या होता है कि अगर हमारे पास सर्किट गिवन है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इस फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करते हैं कि इस नेटवर्क को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय लाइंस एंड द नोड्स। जो रेजिस्टेंस गिवन होंगे हमारे पास उनको लाइन से, ओके, और जो हमारे पास जॉइंट्स गिवन होंगे उनको हम नोड से कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय डॉट। जो नोड्स होंगे उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम नेटवर्क ग्राफ बोलेंगे। ओके, सी कैसे होगा कि हमें कुछ इस तरीके से ये गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो एक लाइन हो जाएगी एंड जो नोड है वो एक डॉट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये है तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ ग्राफ इज़, फर्स्ट इज़ लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ क्या होगा कि जब नोड्स एंड जो जॉइंट्स जो है, लाइंस जो है वो आपस में टुगेदर कनेक्ट होंगे तो हम उसको लीनियर ग्राफ बोलेंगे। इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता है। सेकंड इज़ ओरिएंटेड एंड अनओरिएंटेड ग्राफ। तो ओरिएंटेड ग्राफ क्या होगा कि जब हमारी जो ग्राफ होगा हमारा ग्राफ होगा उसमें अगर हमें डायरेक्शंस गिवन है तो वो ओरिएंटेड होगा, अगर नहीं है तो वो अनओरिएंटेड होगा। ओके, सो सी अगर हम एग्जांपल देखें इसका तो हमारे पास अगर कोई भी सी हमारे पास एक सर्किट है। ओके, ये हमारे पास एक सर्किट है। ओके, हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, हमारे पास सर्किट है। उसको हम नेटवर्क में कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास नोड्स क्या हो जाएंगे, एक ये नोड हो जाएगा, एक ये नोड जो होगा, एक ये नोड हो जाएगा एंड एक ये नोड हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 नोड्स हम यहाँ पे बनाएंगे एंड हम इसको ब्रांचेज, जो लाइन होंगी वही हमारी ब्रांचेज होंगी। तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ कनेक्ट होगा एंड ये एक यहाँ कनेक्ट होगा एंड एक ये वाली कनेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो होगा वो एक लीनियर ग्राफ है क्योंकि ये जो है कहीं भी ब्रेक नहीं है इसमें एंड
नोड्स से नोड्स कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, एंड जो ओरिएंटेड क्या होगा, जब इसमें अगर डायरेक्शंस गिवन है करंट की तो ओरिएंटेड, अदरवाइज ये अनओरिएंटेड हो जाएंगे। ओके, थर्ड इज़ प्लानर एंड नॉन प्लानर ग्राफ। सो प्लानर ग्राफ्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, ये जिसमें जो कि एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉन होंगे एंड दो ब्रांचेज जो होंगी वो क्रॉसओवर नहीं होंगी। ओके, अदरवाइज नॉन प्लानर ग्राफ होगा। ओके, एंड सब ग्राफ क्या होगा हमारे पास, सी सपोज करेंगे हमारे पास कि हमारे पास दो ग्राफ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सो जो फर्स्ट ग्राफ जो होगा वो सेकंड ग्राफ का सब ग्राफ होगा। कब, जो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ का एवरी नोड जो होगा वो सेकंड का नोड होगा और एवरी ब्रांच होगी वो सेकंड की ब्रांच होगी। ओके, तो वो सब ग्राफ होगा, फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ का। ओके, नेक्स्ट इज कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा, अगर हमारे पास दो नोड्स के बीच में एटलीस्ट वन पाथ होगा तो उसको कनेक्टेड बोलेंगे हम। ओके, नेक्स्ट इज ट्री। सो ट्री जो होगा वो एक इंटरकनेक्टेड ओपन सेट होता है और ब्रांच विच इंक्लूड्स ऑल द नोड्स ऑफ गिवन ग्राफ। ओके, अगर हम एक ग्राफ में से हम एक मिनिमल सेट बनाते हैं ट्री का, तो उसमें क्या होगा कि सारे नोड्स इसमें मिलने चाहिए, वो एक ट्री बोला जाएगा। ओके, इन अदर वर्ड्स ट्री इज़ कनेक्टेड सब ग्राफ कनेक्ट्स ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क बट इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। सो ट्री में कोई भी क्लोज लूप नहीं होता है। तो आपके प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्री में लूप किस तरीके से होता है, क्लोज लूप होता है, ओपन लूप होता है, कैसे होता है। तो इसमें कोई भी क्लोज लूप नहीं होता है। ओके, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। ओके, सो जो ट्री होगा उसमें ओनली वन पाथ बिटवीन टू नोड्स ऑफ द ट्री। ट्री के दो नोड्स के बीच में सिर्फ एक ही पाथ जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। नोड्स को हम वर्टिसेस और वर्टेक्स बोलेंगे। एवरी कनेक्टेड ग्राफ, एटलीस्ट जितने भी कनेक्टेड ग्राफ होंगे उसमें सिर्फ एक, कम से कम एक ट्री तो होगा ही होगा। ओके, तो एक ट्री में नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, n-1, एंड रैंक ऑफ ट्री जो होगी वो n-1 हो जाएंगे। ओके, एंड को ट्री क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ ए सेट ऑफ ब्रांचेस रिमेन आफ्टर रिमूवल ऑफ ए ट्री फ्रॉम द ग्राफ। ओके, अगर हमें किसी ग्राफ से एक ट्री को बना रहे हैं तो जो आफ्टर दैट जो ब्रांचेस हमारी रिमेनिंग रह जाएंगी जिसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ट्री में, तो वो हमारे पास कोट्री हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में टाइम डोमेन से सिग्नल को टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एफएस सी। हमारे पास एक सिग्नल गिवन है एफ टी, अगर उसको हमें लाप्लास में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ एफएस में हमें अगर उसको गिवन कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एफएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट हो जाएगी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, एंड जो आर ओ सी हमारे पास क्या हो जाएगी, व्हाट इज़ द आर ओ सी। So ROC is defined as the range of complex variables for which Laplace transform is convergent। इसका मतलब क्या होगा कि जो Laplace transform जिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए जो Laplace transform एग्जिस्ट करेगा वो ROC होती है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी ROC की, ROC जो होगी डजेंट इंक्लूड एनी पोल्स। फॉर ए राइट साइड सीक्वेंसेस ROC जो होगी वो राइट साइड में होगी, राइट मोस्ट पोल की, एंड लेफ्ट साइड सीक्वेंस के लिए ROC जो होगी वो लेफ्ट मोस्ट पोल की लेफ्ट साइड में होगी। ओके, एंड बोथ साइडेड सिग्नल के लिए ROC जो होगी वो एक स्ट्रिप होगी इन एस प्लेन। सी अगर हमारे पास बोथ साइड है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ROC आ जाएगी। ओके, एंड स्टेबिलिटी जो होगी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे ROC में, अगर हमारी ROC इमेजनरी एक्सेस को इंक्लूड कर रही है तो स्टेबल होगा, अदरवाइज नॉन स्टेबल होगा। ओके, एंड फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए हमारी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के लिए ROC जो क्या होगी, एंटायर एस प्लेन होगी। ओके, एंड जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, एंड इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ए टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी। ओके, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग। एंड दीज आर द जेड ट्रांसफॉर्म्स फॉर्मूला।
ये भी आप रीड कर लीजिएगा एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ टू पोर्ट नेटवर्क। सो टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपके सिलेबस में है, दैट इज जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, टी पैरामीटर एंड एच पैरामीटर। ओके, सो जेड पैरामीटर्स को हम ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलेंगे। ओके, एंड इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, सो सी हम इसके इक्वेशंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, V1 इजिकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी V2 इजिकल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, तो ये कुछ आप तरीके से आपको मतलब दे रखा होगा सर्किट में। ओके, यहाँ पे हमारे पास I1 एंड I2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे एंड V1 V2 जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। ओके, जो V1 V2 है वो डिपेंड करेंगे I1 एंड I2 पे। ओके, सो इस जेड पैरामीटर्स के लिए हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशंस क्या हो जाएंगी, जब हमारे Z11 एंड Z22 पैरामीटर्स जो होंगे इक्वल होंगे तो ये सिमेट्रिकल होंगे एंड रेसिप्रोकल कब होंगे, Z12 एंड Z21 जो होंगे वो इक्वल होंगे तब। तो हमारे पास क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होगी हमारे पास जेड पैरामीटर की या फिर रेसिप्रोकल कंडीशन क्या होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वाई पैरामीटर। सो वाई पैरामीटर्स इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। सो I1 एंड I2 की वैल्यूज़ हम जो इक्वेशंस हमारे पास ये हो जाएंगी, हेयर V1 एंड V2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे एंड I1 एंड I2 जो होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। और फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन ऑफ वाई पैरामीटर इज़ Y11 एंड Y22 इज़ इक्वल्स एंड रेसिप्रोकल इज़ Y12 इज इक्वल टू Y21। ओके, सो सी अगर हमें Z11 एंड Z12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, I2 को यहाँ पे 0 कर देंगे। अगर Z11 की करनी है तो Z11 आ जाएगा V1 अपॉन I1। सिमिलरली अगर हमें Z12 की फाइंड आउट करनी है तो I1 को 0 करेंगे तो V1 अपॉन I2 हो जाएगा एंड सिमिलरली Z21 एंड Z22 फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर हमारे पास क्वेश्चन में Z पैरामीटर गिवन है, ओके, एंड हमें वाई पैरामीटर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, जेड इन्वर्स निकाल देंगे। सिंपली हम जेड इन्वर्स से हमारे पास वाई पैरामीटर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज एच पैरामीटर। सो एच पैरामीटर्स जो हैं हम BJT दैट इज़ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी यूज़ करते हैं। तो हेयर I1 एंड V2 are independent variables and V1 and I2 are dependent variables. Okay, and these are the equations of H parameter. And here symmetry conditions is delta H is equal to 1. So here H11 H22 minus H12 H21 is equal to 1 and reciprocity condition is H12 is equal to minus of H21. सो अगर हम टी पैरामीटर्स की बात करें जिसको हम ABCD पैरामीटर्स भी बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू A ऑफ V2 माइनस BI2, I1 इज इक्वल टू C V2 माइनस DI2। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो V2 एंड I2 है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे एंड V1 एंड I1 जो होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे एंड सिमेट्रिकल कंडीशंस फॉर टी में पैरामीटर्स क्या हो जाएंगी, A इज इक्वल टू D एंड रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या हो जाएगी, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। ओके, सो आपको क्या करना है कि इनको इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इन पैरामीटर्स के इंडिपेंडेंट है और कौन से डिपेंडेंट है एंड सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोसिटी कंडीशंस आपकी क्या हैं। ओके, सो इससे आप क्या करेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे एंड अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है सिमेट्रिकल कंडीशन या फिर कोई भी रेसिप्रोसिटी कंडीशन आपसे पूछ ली जाती है तो आप इनको याद रखिएगा। ओके, दैट्स इट। जो पार्ट 2 है इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगी। ओके, सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।